प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था खनिज तत्वों के बारे में कि कौन से खनिज तत्व पादप को कितनी मात्रा में चाहिए होगा और कैसे हाइड्रोपोनिक्स विधि की शुरुआत की गई। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें हमको पढ़ना बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका क्या होती है, कैसे ये प्राप्त होते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। एक एक करके सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को देखते रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और साथ में एक जानकारी यहाँ से प्राप्त करिए कि हम लोग एक स्यो टांडो नाम से सीरीज शुरू किए हैं। स्यो टांडो सीरीज जो है वो आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज है। करंट अफेयर्स आपको पता है कि जो हमारा यस टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी सुपर टेट जिसे आप कहते हैं, तो सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपके 30 प्रश्न का महत्व है और जो भी परीक्षाएं आपकी होती हैं उसमें भी इसका महत्व है। खास करके अगर हम बात करें एलटी में, तो करंट अफेयर्स एक मेजर टॉपिक के रूप में आता है। 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं उन्हीं प्रैक्टिस पेपर से कवर हो जाएंगे, जो कि आपके करंट अफेयर की शिव टांडव नामक सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए और उस सीरीज को जरूर देखा करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप यस टेट की तैयारी करते हैं तो यस टेट से संबंधित कई क्लासेस चलाई जा रही हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। हम लोग बात कर रहे थे टीजीटी परीक्षा के लिए हिंदी में क्लास कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इसमें? कह रहा अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है। ये पौधों की कोशिकाओं में विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। देखिए, जो भी पौधों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे श्वसन हो, चाहे वो वाष्पोत्सर्जन हो, चाहे वो आपका फ्रूट फार्मेशन हो, चाहे वो हार्मोनल एक्सक्रीशन हो, जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में कुछ न कुछ पोषक तत्वों की भूमिका होती ही है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव्य के परासरण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, ठीक, एंजाइम से संबंधित कार्य और बृहद अणु और सह एंजाइम से के मुख्य संगठक कार्य करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में क्रियाएं निम्नानुसार हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। नाइट्रोजन जो है यह पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी आवश्यकता होती है, इसे हमें डालना पड़ता है। आप देखते हैं आपके यहाँ पे यूरिया डाली जाती है। जो लोग खेती से थोड़ा सा संबंधित होंगे, यूरिया के ऊपर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, यानी यूरिया में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पौधों को होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में होता है, NO3 माइनस के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में भी ली जाती हैं। बात करें आगे तो इसकी अनिवार्य पौधों में सभी भागों, विशेषता विभजोतक ऊतकों एवं सक्रिय विभजोतक ऊतक उन ऊतक को कहते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों तथा विटामिन और हार्मोन का मुख्य घटक होता है। नाइट्रोजन जो होता है क्या करता है, प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक अम्लों के, विटामिन के और हार्मोन के मुख्य घटक के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो अनिवार्य तत्व है वह है आपका फास्फोरस। कौन है? फास्फोरस। नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे आता है फास्फोरस। पादपों द्वारा फास्फोरस मृदा से फास्फेट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। किस रूप में लिया जाता है? फास्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, यानी आप कहेंगे H2PO4 माइनस या HPO4 ट्वाइस माइनस के रूप में लिया जाता है। इस रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्लों तथा न्यूक्लियोटाइड का संगठक होता है। अतः तथा सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। पोटेशियम की बात करते हैं अगर, तो पोटेशियम पादपों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन यानी K+ आयन के रूप में होता है। इसके पौधों में विभजोतक ऊतकों, कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा की जरूरत होती है। पोटेशियम कोशिकाओं के धनायन ऋणायन संतुलन बनाए रखने, धनायन ऋणायन के संतुलन बनाए रखने तत् का निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं की स्फीत अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। कह रहा एंजाइम की सक्रियता तथा कोशिका की स्फीत अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। खास करके रंध्रों के खुलने और बंद होने में भी यह सहायक होता है। कौन? पोटेशियम।
कैल्शियम की बात करते हैं। अगर पादप कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयन के रूप में प्राप्त करते हैं या अवशोषित करते हैं, इसकी आवश्यकता विभेदक तथा विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। विशेष रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाए जाते हैं। कह रहा जब मध्य पट्टिका बनती तो वहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट के रूप में ये उपयोग में आते हैं। इसके अनिवार्यता समसूत्री तर्क निर्माण में, किसमें? समसूत्री तर्क निर्माण जब होता है तो उसमें होता है, ठीक, के दौरान होता है। यह पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं। यह कोशिका झिल्लियों में सामान्य क्रिया में शामिल होता है। यह कुछ एंजाइमों को सक्रिय रखता है तथा उपापचयी कार्य नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैग्नीशियम की बात करें तो यह पादपों द्वारा द्विसंयोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के एंजाइमों की सक्रियता को प्रदान करता है। यह डीएनए, मैग्नीशियम आयन की बात कर रहे हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की श्वसन क्रियाओं के एंजाइमों को सहायता प्रदान करता हो गया। यह डीएनए और आरएनए में संश्लेषण में भी शामिल होता है। मैग्नीशियम आयन, ये याद रखना, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के वलय संरचना का संगठक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है। और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक होता कौन? मैग्नीशियम। बात कर रहे थे सल्फर। सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं, तो गंधक की बात करते हैं। पादप गंधक को सल्फेट आयन के रूप में लेते हैं। यह सिस्टीन तथा मेथ्योनिन नामक, ये दो अमीनो अम्ल हैं, सिस्टीन और मेथ्योनिन नामक अमीनो अम्लों में पाया जाता तथा अनेक प्रकार के विटामिनों जैसे कि थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम 1 तथा फेरेडाक्सिन का मुख्य संगठक होता है। लोहे की बात करते हैं। आयरन की तो आप सुने होंगे, पौधे में आयरन पाया जाता है। फेरिक आयन के रूप में मिट्टी से ग्रहण करते हैं, इसे फेरिक आयन के रूप में मिट्टी से ग्रहण करते हैं, ठीक है। पौधों में इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। यह फेरेडाक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और स्थानांतरण में संलग्न होता है। यह इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय एफी ट्वाइस या एफी थ्राइस के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटेलेज एंजाइम की सक्रिय कर देता है, कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। मैग्नीशियम की बात करें, यह मैग्नस आयन यन ट्वाइस के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना होता है। जिंक की बात करते हैं तो पादप जिंक को जिंक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा जब जिंक की कमी हो जाती है तो जिंक का पाउडर भी आता है, खेतों में डाला जाता है। यह विविध एंजाइमों को, विशेषता कार्बोक्सिलेज को सक्रिय कर देता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। तांबा की बात करते हैं, यह क्यूप्रिक आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। लोहे की तरह यह भी रेडॉक्स प्रक्रिया से जुड़े कुछ एंजाइमों के साथ संलग्न रहता तथा यह भी विपरीत दिशा में कॉपर तथा क्यूप्रिक आयन के रूप में ऑक्सीकृत होता है। यदि बोरान की बात करते हैं तो यह BO3 माइनस अथवा B4O7 ट्वाइस माइनस आयनों के रूप में अवशोषित होता है, ठीक। B4O7 2 माइनस आयन के रूप में अवशोषित होता है। इसकी अनिवार्यता कैल्शियम आयन को ग्रहण करने तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता व पराग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। मॉलिब्डेनम की बात करते हैं। पादप इसे मॉलिब्डेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजिनेज, ठीक, और नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई अन्य एंजाइमों के घटक हैं। क्लोरीन की बात करते हैं। यह क्लोराइड आयन Cl- के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं के विलय की सांद्रता तथा एनायन कैटायन संतुलन के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। यह प्रकाश संश्लेषण के जल के विघटन के लिए अनिवार्य है। इसकी ऑक्सीजन का निकास होता है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वह
क्रांतिक सांद्रता कहलाती। इसीलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और क्रियात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकार की बदलाव आते हैं। ये आकार की बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिससे अपर्याप्त संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों के इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रही तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं यह तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं तथा अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों के पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्यमान पत्तियों से प्रकट होते हैं। पत्तियां पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियां तथा गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं तो वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते, जो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियां में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः यह आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। पौधों में खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यदि पौधों की बात करें, पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, निक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलियों का झड़ना, कोशिका विभाजन का रुकना आदि होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल के हाथ से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी से पीलेपन का होना, पत्तियों में क्लोरोफिल के हास मतलब कमी के चलते पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। यह लक्षण सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम की कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से निक्रोसिस या ऊतकों का मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से निक्रोसिस या ऊतकों में मुख्य पत्तियों की कमी से मृत्यु होती है। सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनसे निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे कि सोडियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है, यानी पुष्प देर से आते हैं पौधों में। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से भी हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्वों को पहचानने के लिए पौधों के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका के से तुलना होती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता क्या होती है, इसको देखते हैं। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि अविषता उत्पन्न होती। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे आविष माना गया है। इस प्रकार की क्रांतिक सांद्रता विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है। अविषता के लक्षणों को पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की अविषता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज की अविषता के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव, जो कि क्लोरेटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती हैं। यह जानना अनिवार्य है कि लौह यौगिक मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण और मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैग्नीज स्तंभ शीर्ष से कैल्शियम
स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसीलिए मैग्नीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में लोहे, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से भी होते हैं। क्या यह ज्ञान किसान, बागवानी तथा आपके किचन गार्डन में आपके कुछ लाभदायक हो सकते हैं? तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, इसको देखते हैं। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान एपोप्लास्ट की तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान यानी सिम्प्लास्ट में आयन धीमे धीमे गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है, जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी क्रिया की अनिवार्यता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर की गति को अंतर्वाह कहते हैं और बाहर की गति को बहिर्वाह कहते हैं। आपने यह 11वें अध्याय में पढ़ा कि पादपों में खनिज लवणों के अंतर्ग्रहण और स्थानांतरण कैसे होता है। हमने आपको सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपको याद ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज को देख सकते हैं। विलेयों का स्थानांतरण कैसे होता है? खनिज लवण जाइलम या दारू के माध्यम से जल के आरोही धारा के साथ संवहित किए जाते हैं, जो पादप में वाष्पोत्सर्जन आकर्षण ठीक द्वारा ऊपर खींचते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होते हैं, ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से भी प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्व पादपों में दारू के माध्यम से परिवहित किए जाते हैं। आप दारू के माध्यम से जल के परिवहन की चर्चा अध्याय 11 में कर चुके हैं। जाइलम कैसे पानी को ऊपर ले जाता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अधिकांश खनिज जो कि पौधों के वृद्धि और परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, ये चट्टानों के टूटने और क्षरण से पौधों की जड़ों में उपलब्ध होते हैं। ये प्रक्रियाएं मृदा में विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती हैं, चूँकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए पादप पोषणों में इनकी भूमिका भी खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज की उपलब्धता नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों का भी संरक्षण देती है। यह जल धारण करती है और जड़ों को हवा उपलब्ध कराती और पौधों को स्थिर रहने के लिए आधार प्रदान करती। चूँकि खनिजों की कमी फसलों को उत्पादकता को प्रभावित करती, अतः कृत्रिम उर्वरकों की सहायता से इनकी अनिवार्यता को पूरा किया जाता है। अब अगली हमारी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र। इसको हम लोगों को पढ़ना है, नाइट्रोजन चक्र। और नाइट्रोजन चक्र के बाद जैविक नाइट्रोजन चक्र आपको पढ़ना है, और उसके बाद जैविक नाइट्रोजन के बाद आपकी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचेगी अमोनिया की नियत, और उसके बाद आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी अगले वीडियो में हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होने वाला है। उसके बाद का अगला वीडियो जो होगा हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे और 15 पढ़ेंगे, और तेज़ी के साथ करते हुए इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। मतलब ये पूरे क्लास 11th की बुक को फिनिश करने वाले हैं। क्लास 11th की बुक खत्म होने के बाद तुरंत हम लोग क्लास 12th की बुक स्टार्ट कर देंगे। क्लास 12th की बुक को भी तेज़ी के साथ पढ़ेंगे। 16 चैप्टर है, हमको लगता है 16 चैप्टर पढ़ने में मैक्सिमम आपका 1 महीना लगेगा। 1 महीना में उसको भी ख़त्म करने के बाद तब हम लोग फिर से एनसीईआरटी और इसकी वीडियो क्लास करते हुए आगे बढ़ेंगे और तेज़ी से इसे ख़त्म करेंगे, जिससे हमारी सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 2-3 बार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का करने वाले हैं, जो अभी तक टीचटी पिछटी में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। एन केन प्रकारेण हर प्रकार से इतनी तरह से तैयारी कर लेना कि एक भी प्रश्न हमारा बाएं ना जाए, और सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से करके अपने सिलेक्शन को पूरा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय